तो अब इस चैप्टर में ये लास्ट लेक्चर है थ्योरेटिकली। अब हम बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, अलग अलग हैं, दोनों का कैपेसिटेंस भी अलग है, दोनों का पोटेंशियल भी अलग है। तो जब वो अलग अलग हैं तो हम उनकी एनर्जी जोड़ते हैं, और जब बाद में हम उनको एक तार से कनेक्ट कर दें तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। फिर जब तार से जोड़ दिए तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा नहीं। यस सर। दो चीजें जुड़ती हैं तार से तो पोटेंशियल क्या हो जाता है दोनों का? सेम। तो फिर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। हाँ, कैपेसिटेंस तो अपना अपना रहेगा ही उनका। तो उस समय फिर उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो वो लॉस कितना होता है ये निकालना होगा, और ये लॉस होता है ये भी साबित करना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस by two capacitors. तो दो कैपेसिटर हैं मान लेते हैं, तो अलग अलग बनाने हैं। लिखिए, लेट अस कंसीडर two capacitors with capacitance C1 and C2 and respective potentials V1 and V2. So energy of the system इसको शुरू वाली एनर्जी U1 मान लेते हैं, तो हाफ CV स्क्वायर पढ़ा था अभी, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है इतना? यस सर। तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो पहले पर Q1 चार्ज, Q1 C1 इंटू V1 होगा, टोटल चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2, Q1 कितना होगा? C1 V1 प्लस C2 V2। देखते हैं, इसकी जरूरत पड़ी तो कहीं तो चार्ज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से उतना ही रहेगा ना, चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, लेट अस कनेक्ट both capacitors by a wire. So potential of the system पोटेंशियल जो होगा अब दोनों का सेम हो जाएगा। सिस्टम विल बी सेम। कनेक्ट करते ही पहला टर्म जो होगा वो ये हो, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
चार्ज उतना ही रहेगा टोटल, Q will remain constant. तो टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक है, और टोटल C कितना हो जाएगा, ऑल्सो C1 प्लस C2 दोनों कनेक्ट हो गए अब सीरीज में, कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। सो एनर्जी ऑफ दिस कनेक्टेड सिस्टम, energy of this connected system will be U2। तो U1 जैसे था तो यहाँ U2 कैसे करेंगे, टोटल तो हाफ C2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C कर दो। Q कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, और C कितना है, C1 प्लस C2। ठीक है ना। ये अब ये साबित करना है कि एनर्जी का लॉस हुआ है। तो पहले एनर्जी कितनी थी, U1 थी ना, यस सर अब U2 है। एक बात सोचो, अगर मैंने U1 माइनस U2 को पॉजिटिव साबित कर दिया तो साबित हो जाएगा कि एनर्जी घट गई। यस दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया होगा या नहीं। यस सर तो फिर U1 माइनस U2 किया तो बड़ा कौन हुआ, U1 नाउ U1 minus U2 half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 square upon C1 plus C2 square। तो हाफ ही कॉमन आया, चलो कोई बात नहीं। हाफ C1 प्लस C2 पूरा ले लें यार, स्क्वायर तो देखें क्या क्या आ रहा है, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर C1 प्लस C2 स्क्वायर इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 plus C2 square to C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 whole square। कैलकुलेशन है खाली। टू टाइम्स C1 plus C2 whole square सही होगा। C1 square plus 2 C1 C2 plus C2 square C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 square V1 square
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 तो कैंसिल होने के चांसेस हैं क्या? इसमें कुछ कैंसिल होगा ऐसा लगता है आपको? ये इसको और आसान बनाया जा सकता था कहीं? यार नीचे होल स्क्वायर नहीं था ना? ओफो। यस सर, नहीं था। इक्वेशन 3 में तो होल स्क्वायर नहीं था, तो u1 माइनस u2 में होल स्क्वायर हो गया। मेरी गलती है, वेरी सॉरी। तो ये यहाँ पर कटेगा, ये रेड, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इतने बड़ी टर्म आने का मतलब ही नहीं है। इससे जो केवल C1 प्लस, हाँ तो फिर वो कैंसिल होना चाहिए रोज। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा ना, ये देखो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा इधर वाले से। ऐसे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे। तो बचेगा कितना? 1/2 C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, जिसमें C1 दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, C1 C2 V2 स्क्वायर, और जिसमें C2 पहले से होगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक हो गया, हो गया। C1 C2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है ना, फिर बाहर भी। अंदर क्या बचा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो भाई U1 माइनस U2 आ गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं? यस सर। क्योंकि C तो नेगेटिव होता ही नहीं किसी का, और V1 और V2 अलग अलग क्वांटिटी है, तो दो अलग नंबर का स्क्वायर कर रहे हो आप डिफरेंस, तो पॉजिटिव ही आना है। तो एज U1 minus U2 is positive one greater than 0, this implies U1 greater than U2, that is loss of energy। जब शुरू की एनर्जी ज्यादा है, बाकी कम है, तो लॉस हुआ गेन हुआ? सर तो दो अगर आप कैपेसिटर्स को चार्ज कनेक्ट करते हैं आपस में, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। और किसी न्यूमेरिकल में और क्या पूछा जा सकता है इसमें कि कंबाइंड का पोटेंशियल बताइए, तो V इक्वल टू Q अपॉन C ना, C1 V1 प्लस C1 प्लस C2। जैसे न्यूमेरिकल में ये भी तो पूछा जा सकता है पोटेंशियल क्या है पूरे कंबाइंड सिस्टम का। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, होगा।
तो न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकता है, सोचो शुरू में कितनी एनर्जी थी कैलकुलेट करो, बाद में कितनी एनर्जी थी कैलकुलेट करो, दिखाओ कम है, ये दिखा दिया, और कंबाइंड सिस्टम का पोटेंशियल बता दो, ये बता दिया। एनर्जी एनर्जी तो वही रहेगी ना, एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा ही। तो क्या ये बातें पूरी समझ में आ पाई हैं या नहीं आई हैं? हाँ, चलो ठीक है, फिर हम आगे अब ये डेरिवेशन आपके पूरे हो गए, क्वेश्चंस करते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है एससी वर्मा सर का, बुक मैं उठा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल लगता है मुझे, सोचने के स्तर पे आपको। तो देखिए प्लीज, क्वेश्चन इस तरह से है। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है। ए बी, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C1, इसका C2, एक यहाँ जोड़ दिया C3। Question of find the equivalent capacitance between A and B. ठीक, तो ऐसे सवालों को, अगर ये C3 नहीं होता तो ये बहुत ही आसान था ना। yes, अगर C3 नहीं होता तो ऊपर वाले दोनों आपस में सीरीज में थे, नीचे वाले दोनों आपस में सीरीज में होते, और फिर बाद में पैरेलल वाला लगा देते। गड़बड़ yes, की वजह से हुई है। तो हम क्या करते हैं, C3 के बिना भी सोचते हैं एक बार। तो क्वेश्चन किस सेंस में शानदार है अभी देखिएगा। C3 के बिना मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसको लिखेंगे भी बाद में। और एक बैटरी जोड़ दी, फिर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया, C1 C2 C1 C2। अब ये बताइए प्लीज, मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम E रख देता हूँ और इस पॉइंट का नाम F रख देता हूँ। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा तो जो जो इससे जुड़े होंगे वो सब V पर ही होंगे ना, पोटेंशियल पर। ये भी V पर, ये भी V पर, क्लियर है। yes, sir. जीरो वाला जाएगा तो ये भी जीरो पर, ये भी जीरो पर पोटेंशियल पर। कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों के साथ। तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना पोटेंशियल ईटा होगा, क्योंकि C1 ऊपर है, C1 नीचे है, C2 ऊपर है कैपेसिटर, C2 नीचे है, इतनी ज्यादा सिमेट्री है, तो कॉमन सेंस कहता है कि E और F का पोटेंशियल सेम होगा।
Yes, sir. मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिक है कि ऊपर भी C1 नीचे भी C1, ऊपर भी C2 नीचे भी C2, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर ही होना है दोनों तरफ। Yes, sir. तो E और F सेम पोटेंशियल पे होंगे। Yes. एक बात बताओ, अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं तो क्या उसमें चार्ज फ्लो हो सकता है? चार्ज फ्लो होने के लिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, जो धक्का तो वही लगाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्यों जोड़ते हो आप बार बार हर सर्किट में? ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। वो क्यों चाहिए? ताकि चार्ज जहां जितना सप्लाई होना है हो जाए, उसको धक्का कौन देगा? नहीं तो। क्लियर है? Yes, sir. तो यार ये बताओ कि ई और एफ अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो फिर ई और एफ को जोड़ते हुए कोई कैपेसिटर लगा भी दोगे, बीच में कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. तो C3 हटा के हमने सही किया। Yes. उसमें चार्ज स्टोर हो ही नहीं सकता C3 में। तो एक्चुअल सर्किट यही है जो बना है। ये तो फिर सीधे हो गया C1 C2 सीरीज में है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझ में आया, जरा वो बताओगे कोई? इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट? सिमेट्री इतनी ज्यादा है कि अगर आप किसी एक कैपेसिटर को बीच में, सबको नहीं और C3 को हटा भी दें, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया कि C3 में चार्ज स्टोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि C3 के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। देखो मुझे किताब में अच्छा ये है कि इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। क्लियर हो पाया है मानवेंद्र? Yes, sir. चलिए लिखते हैं फिर इसको। Let us remove C3 for some time. कुछ समय के लिए हम C3 को हटा देते हैं। Now the remaining figure is shown here. तो वो दिख रहा है। Due to symmetry, E and F must be at the same potential. E और F सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये बात सही है? E और F सेम पोटेंशियल पे होंगे। Yes, sir. तो अब लीजिए, अगर जब दो सेम पोटेंशियल पर होंगे तो उनके बीच कैपेसिटर जोड़ने से भी वो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर ही नहीं होगा। सो if we again connect C3 between E and F, comma, charge can't be stored in C3. Why? मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दी ताकि आप नोट्स में कभी पढ़ें तो आपको लगे यार ऐसा क्यों कह रहे हैं हम।
सेम पोटेंशियल पर है कह रहे हैं ना, तो Yes, sir. हाँ, तो वो जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फालतू है ना। जो चीज फालतू है उसे हटाने में फायदा है। क्यों है? क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया, आप जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो नो नीड of counting the presence of C3. तो मेन समझना ये था, अब तो कैलकुलेशन है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. नई लाइन से, नाउ C1 and C2 are in series. Then their equivalent capacitance is 1 upon C dash equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, और C dash equal to C1 C2 upon C1 plus C2, ऐसा हो जाएगा। तो अब दोनों C डैश हो गए। C डैश की वैल्यू ये है, अगेन equivalent capacitance of the circuit equal to C dash plus C dash, तो 2C1 C2 on C1 plus C2 हो गया। अरे भाई, बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका कॉमन सेंस देखते हैं, मशीन की तरह कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, ये सीरीज ये पैरेलल, ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। हो गया है तो आगे बढ़ो, या कुछ समझाना है तो दोबारा बोलो कोई चीज इस सवाल में। तो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, C3 डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, समझ नहीं आ रहा, तो C3 हटा लो थोड़ी देर। C3 हटा के सोच लो, और समझ में आ गया कि E और F सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो C3 जोड़ भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो C3 छोड़ ही दो बस, फिर तो आसान हो गया सवाल। प्रॉब्लम ये है, मशीन की तरह रटा रहे होते हैं बच्चों को अपने कि ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, बस हो गया, और कुछ नहीं सिखाते। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये डायग्राम बनाइए मेरे साथ।
इनफाइनाइट टर्मिनल्स, हर एक कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन चल चित्र है, फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance of the circuit. तो क्या मानना चाहिए? सभी C हैं तो इक्विवेलेंट C1 मान लूं। Let equivalent capacitance of the circuit C1। अच्छा एक बात बताइए, ये इतने सारे C1 है, मैंने एक स्ट्रक्चर हटा दिया, यहाँ ये लगा दिया, आर्क जैसा बना दिया, इससे राइट साइड में भी वैसा ही है अभी भी पूरा? यस सर। इसका भी C1 ही होगा? यस सर। जो मैंने आर्क जैसा बनाया है। यस सर। तो फिर ऐसा बना दो। ये C और ये C1, क्यों भाई? मतलब वो दोनों C तो रहेंगे ही, अब बाकी का तुमने C1 कर दिया, और इक्विवेलेंट अब इन दोनों का कितना आएगा? अब ये दोनों किसमें है? सर सीरीज। सीरीज में पैरेलल है? सर सीरीज में। सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना होगा? C प्लस C1 C1। तो फिर अब बना दो। अपन ये तो C है, ये C प्लस C1 हो गया, वो दोनों एक ही जगह जुड़े हैं, एक ही बना लो, कहीं भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? अब इक्विवेलेंट कितना है अभी भी सर्किट में? तो C1 ही रहेगा ना। यस सर। Now 1/C1 equal to, ये दोनों पैरेलल है ना अब? नहीं यार, गलत कर दिया क्या? यस सर, वो ये होगा 1/C+C। लो ठीक हो गया। डायग्राम में आप देखो तो सही लिखा है मैंने अभी। C और C1 सीरीज में है, तो उनका C1 अपॉन C+C1। ठीक हो गया। तो अभी हटा दो। अब इक्विवेलेंट C इक्वल टू C प्लस, तो दोनों डायरेक्ट जोड़ लो, हो गया। इतना क्लियर है? यस सर। लेफ्ट साइड वाला भी C1 हुआ ना? सर लेफ्ट साइड वाला C1 होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
C1 plus C1 square equal to C square plus C1 plus C1 ये कट जाएगा क्या? तो C1 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C स्क्वायर इक्वल टू, तो C1 इक्वल टू सिद्रा सारी मेथड हाई स्कूल में C1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? Yes, sir. C1 आपने अपने मन से माना है, C तो दिया ही है, तो C1 इक्वल टू माइनस बी, तो C प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC तो प्लस हो जाएगा 4C स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 into C. Since C1 can't be negative, तो फिर C1 को प्लस साइन लो, 1 प्लस रूट 5 बाई 2C आंसर। माइनस साइन लोगे तो C1 नेगेटिव आ जाएगा ना, 1 माइनस रूट 5 में रूट 5 बड़ा हुआ ना वैसे, Yes, sir. तो माइनस नहीं लगे प्लस में आ गया। तो बच्चों इसमें कितनी सारी छोटी छोटी लॉजिक लगे, तो इनफाइनाइट सर्किट था, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हाई स्कूल लेवल का काम है, 9th में आता है, कहाँ आता है। भाई C1 अननोन है तो C1 को H समझ लो, तो जरूरी है C1 में ही लिखो, X में लिख लो पसंद आ रहा तो ये भी एक अच्छा सवाल था कि इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट में किस तरह से रिपीटेशन हो रहा है ये देखो आप, और जहां से दोबारा सारी चीजें रिपीट हो रही है उसको फिर वो भी इनफाइनाइट है तो उसका इक्विवेलेंट C1 मान लो, बाकी सॉल्व कर लो। तो ये पसंद आया? Yes, sir. अच्छा, तो ऐसा करेंगे 6-10 पे हम फिर जुड़ेंगे एक बार और, 8 सेशन और लेके इस चैप्टर के कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है? Okay, sir. आपको स्कूल जाना नहीं है तो फिर जा सकता है।